हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। सुकून एफएम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच जाए। दोस्तों, अगर आप स्टोरी कार्टून वाले चैनल पर जाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा मिस्ट्री स्टोरी कार्टून वाले चैनल का लिंक है, वहां से आप जा सकते हैं और वहां पर वीडियो कार्टून वाली कहानी देख सकते हैं। यहाँ पर हम एक और नई कहानी शुरू करने जा रहे हैं। आप लोग हमें कमेंट करके टाइम ज़रूर बताएं कि हमें वो कहानी किस समय शुरू करनी चाहिए। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा कहानी को शेयर किया करो, लाइक किया करो और अपने दोस्तों तक भेजा करो। आप लोग कहानी को सुनने के साथ साथ लाइक का बटन ज़रूर दबाया करो। चलिए, आज की कहानी सीक्रेट घर जमाई एपिसोड नंबर 114 में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। समर ने निंजा के साथ लड़ाई शुरू कर दी थी। तभी निंजा उसके बराबरी से ऊपर का था। समर को पता लग गया था कि उसको ब्लड लाइन टोटम को एक्टिवेट करना ही पड़ेगा, नहीं वो निंजा को नहीं हरा पाएगा। तभी उसने अपनी ब्लड लाइन टोटम को एक्टिवेट कर लिया और अपना हाथ उठाते हुए रेड फायर विस्फोट को एक्टिवेट कर दिया। इस बार स्केल ब्लेड को मिली ताकत दोगुनी हो चुकी थी। हालांकि उसने स्केल ब्लेड की तोड़ा भी नहीं था, पर उसे दूर फेंक दिया। अपने हथियार के बिना सातों के दांत मगरमच्छ की तरह हो गए थे, जो समर द्वारा मारे जाने की प्रतीक्षा कर रहा था। तभी समर की तलवार ऊपर से आई और सातों की बाह को उसने चीर डाला। सातों का खून बहना और चीखना बंद नहीं हो रहा था। शैडो किंग टोटम की पावर से समर मानो किसी देवता ने सिस्टम को हैक कर लिया हो। सातों एक पल के लिए भी उसका विरोध नहीं कर पाया। समर और शैडो किंग टोटम को देखते हुए सातों को जलन और घृणा के अलावा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। सातों हार चुका था, किसी और वजह से नहीं बल्कि इसलिए कि उसके पास कोई ब्लड लाइन टोटम नहीं था। और जब उसने लायन दानव किंग का ब्लड अपने शरीर में इंजेक्ट करने की कोशिश की तो समर ने उसे रोक दिया। तभी समर ने शांतिपूर्ण मूड में कहा, तीसरा बार। और उसने अपने तलवार पर एक बार फिर घुमाकर सातों का सिर जमीन पर गिरा दिया। बिना सिर वाले सातों को देखते हुए समर ने कहा, ओह, माफ करना, मैं तुम्हारे लिए एक पूरी लाश छोड़ना भूल गया। हालांकि उसने माफी मांग ली, लेकिन उसे जरा भी अफसोस नहीं हो रहा था। सातों जैसा आदमी केवल निर्दयता पूर्वक मारे जाने के लायक ही था, ताकि वह एक्सपेरिमेंट के लिए फिर किसी इंसान का उपयोग न कर पाए। समर ने सातों के शरीर की तरफ देखा तक नहीं। इसके बजाय वो लायन दानव किंग को खुला छोड़ने के लिए एक्सपेरिमेंट बोर्ड की तरफ बढ़ गया। उसने अपनी लंबी तलवार उठाई और चारों हथकड़ियों की तरफ झपट दिया। कड़कड़ाहट की आवाज के साथ चारों हथकड़ियां टुकड़े टुकड़े हो गई। लायन दानव किंग और ग्रीन ड्रैगन दानव किंग ने उसकी तारीफ करते हुए कहा, यंग मास्टर, आप बहुत अमेजिंग फाइट करते हैं। सातों निंजा किंग था और वो जापान का निंजा जगत में बहुत फेमस भी था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से समर ने उसको मार दिया था। अगर जापान के लोगों को यह बात पता चलती तो उन्हें जरूर सदमा पहुंचता। तभी समर ने लायन दानव किंग से पूछा, लायन दानव किंग, ग्रेट कॉन्करर बेल्स कहाँ है? लायन दानव किंग ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, यंग मास्टर, ये निंजा किंग पर है। समर ने एक्साइटेड होते हुए पूछा, ओह अच्छा, आखिरकार मुझे अपने पापा का अवशेष मिल गया। समर बहुत एक्साइटेड था। इतने सालों से वो ग्रेट कॉन्करर बेल्स के बारे में जानकारी ढूंढ रहा था, लेकिन अब उसे आखिरकार वो मिल ही गया था। सातों की लाश की तरफ दौड़ा और उसकी तलाशी लेने लगा। उसकी छाती के पास उसे एक बैज मिला। उसने उसे निकाला और उस पर तीन बड़े अक्षर लिखे हुए थे, ग्रेट कॉन्करर बैज। समर ने पहली बार ग्रेट कॉन्करर बैज देखा था। ये काला बैज था और लगभग हथेली के आकार का। इसकी पूरी बॉडी किसी साधारण लकड़ी या स्टील से नहीं बल्कि एक विशेष उल्का पिन मेट्रोइड से बनी थी। सिर्फ एक तथ्य को देखते हुआ कि मेट्रोइड से बना था, कोई भी कह सकता था कि यह बैज साधारण नहीं था। इसके सामने तरफ एक ग्रेट कॉन्करर बैज तथा पीछे की तरफ 10 से लोगों के चित्र बने हुए थे। एक जंगली दानव था, जिसके सामने एक प्रतीत था कि वो बैज का जबरदस्त पावर था। जंगली जानवरों की ये 10 छवियां 10 दानव किंगों का प्रतीक थी।
10 जंगली जानवरों की छवियों में से पहली छवि सफेद हाथी की थी, जो समर के मास्टर विंड एज दानव किंग का कुल देवता था। उसकी छाती पर एक सफेद हाथी था और उसका टोटम अभी तक सक्रिय नहीं हुआ था। टोटम को जगाने के लिए प्रतिभा की जरूरत थी और विशेष परिस्थितियां भी। अगर उसके पास अपने पूर्वजों का प्राचीन टोटम भी होता तो वह सफलतापूर्वक नहीं जगा पाता। समर उनमें से केवल 3 को ही मिला था। विंड एज दानव किंग, जिसे सफेद हाथी दानव किंग भी कहा जाता था, लायन दानव किंग और ग्रीन ड्रैगन दानव किंग। इन तीनों किंगों ने ही अभी तक टोटम को सक्रिय नहीं किया था। बाकी 7 दानव किंगों से समर अभी तक मिला भी नहीं था। उसने उनके बारे में कुछ नहीं पता था। तभी लायन दानव किंग ने उसके पास आते हुए कहा, यंग मास्टर, निंजा किंग की लाइब्रेरी में बहुत सारा सामान है। अब हमें इस सामान का क्या करना है? उसकी बात सुनकर समर ने तुरंत कॉन्करर बैज लेते हुए उत्साहित होकर चारों ओर देखा और सिखलाया। निंजा किंग बहुत फेमस था और इतने सालों से कच्ची कब्रों में रहने पर उसे बहुत जरूरी अच्छी चीजें मिली होंगी। समर लायन दानव किंग और ग्रीन ड्रैगन दानव किंग ने लेबोरेटरी की तलाशी शुरू कर दी, लेकिन जैसे जैसे वो तलाशी लेते गए उनका रंग पीला पड़ने लगा। वो ज्यादा निराश होते चले जा रहे थे। सातो इतना दुष्ट था कि 100 बार मारना भी कम था। उसने छोटे बच्चों के शरीर पर एक्सपेरिमेंट किए थे। वे बच्चे पहले ही मारे जा चुके थे। समर की मेडिकल स्किल्स चाहे कितनी भी एक्सीलेंट क्यों न हो, वो अब उन्हें बचा भी नहीं सकता था। लायन दानव किंग ने अचानक अपने हाथ में एक काला इनविटेशन लेकर कहा, ओह यंग मास्टर, यहाँ एक इनविटेशन भी है। समर ने हैरानी से अपनी भौहें चढ़ाई और कहा, कैसा इनविटेशन, मुझे दो। समर मुस्कुराया और उसने लायन दानव किंग से इनविटेशन ले लिया। इसका टॉपिक था प्राचीन मार्शल आर्ट की नीलामी। समर ये देखकर बहुत खुश था, एक्साइटेड हो गया। उसने एक बार मोंक मास्टर से सुना था, एंशियंट मार्शल आर्ट की दुनिया में एक अलग स्कूल, परिवार और सेक्ट होते हैं। एंशियंट मार्शल आर्ट की नीलामी एंशियंट मार्शल आर्ट सेक्ट द्वारा ऑर्गेनाइज की जाती है। वहाँ बहुत सारी चीजें होंगी जो एंशियंट मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस में बहुत योगदान देगी। समर ने हाथ में इनविटेशन कार्ड लेते हुए मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम लेबोरेटरी में महत्वपूर्ण चीज इकट्ठा कर लो तो यहाँ आग लगा देना और इस जगह को पूरी तरह खाक कर देना। हम कल नीलामी में जा रहे हैं। एक एंशियंट मार्शल आर्ट फाइटर बनने के बाद समर इस दुनिया के रहस्यों और कई पावरफुल लोगों को जानता था। उसके कई दुश्मन थे, गोस्ट किंग सेक्ट, पवित्र सिंहासन, स्काई लॉर्ड सेक्ट, क्रोकोडाइल परिवार और पार्क परिवार, और हाँ, 7 तलवार किंग और निंजा परिवार भी अब उसी के द्वारा मारे गए थे। समर जानता था कि अगर वो पर्याप्त स्ट्रॉन्ग नहीं बना तो दुश्मन उस पर हमला करेंगे, उसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। लायन दानव किंग और ग्रीन ड्रैगन दानव किंग ने समर की बात मानकर लेबोरेटरी की सारी कीमती चीजें इकट्ठा कर ली और सातों भले ही दोस्त और घटिया था, लेकिन उसने जो भी चीजें इकट्ठा की थी वो बहुत सारी अच्छी चीजें थी। बाकी की बात तो छोड़िए, स्केल ब्लेड तो पहले ही मास्टर लेवल का हथियार था और वाटर स्प्रिट ब्लेड तकनीक भी, जो ग्रैंड मास्टर लेवल की तकनीक थी, कुछ पैसे और लैब उपकरण भी। समर ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, लायन दानव किंग, तुम ही ब्लेड तकनीक की प्रैक्टिस कर लो। स्केल ब्लेड और वाटर स्प्रिट ब्लेड तकनीक अब आपकी हुई। उसने लायन दानव किंग को 2 कीमती चीजें दे दी। तभी लायन दानव किंग ने सिर हिलाते हुए कहा, यंग मास्टर, ये तो बहुत कीमती है, मैं इन्हें नहीं दे सकता। लायन दानव किंग ने दोनों चीजें लेने से मना करने की कोशिश की। कहावत है, बिना कष्ट के लाभ नहीं मिलता। निंजा किंग को यंग मास्टर ने मार डाला। उसकी जान भी यंग मास्टर ने बचाई, जबकि उसने कुछ नहीं किया। ये दोनों खजाने अनमोल हैं और इसके इस 1 अरब रुपए से भी खरीदा नहीं जा सकता। फिर भी यंग मास्टर उसे ये देना चाहते थे, इसलिए लायन किंग शर्मिंदा हो रहा था। तभी समर ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, इन्हें ले लो और प्रैक्टिस शुरू करो। इसलिए ब्लेड ब्लेड की तकनीक मेरे लिए बेकार है। अगर तुम इन्हें नहीं लोगे तो मैं समझूंगा कि तुम मुझे अपना यंग मास्टर नहीं मानते। समर ने दोनों कीमती चीजें लायन दानव किंग को खुद दी, जिससे लायन दानव किंग बहुत इंप्रेस हो गया था। लायन दानव किंग ने एक पैर के बल पर जमीन पर घुटने टेकते हुए कहा, थैंक यू यंग मास्टर। लायन दानव किंग यंग मास्टर के बिना कुछ भी नहीं है। ग्रैंड ड्रैगन दानव किंग ने स्केल ब्लेड और वाटर स्प्रिट ब्लेड तकनीक को जलन से देखा। वो मूर्ख नहीं था, स्वाभाविक रूप से बता सकता था कि ये चीजें ग्रैंड मास्टर लेवल के खजाने के रूप में कीमती थी। ग्रैंड ड्रैगन दानव किंग ईर्ष्या से नजर देखते हुए समर ने मुस्कुराते हुए कहा, ग्रैंड ड्रैगन, तुम फायर एलिमेंट्स का उपयोग करते हो, चिंता मत करो। जब हमें कोई सही हथियार मिलेगा
तो तुम्हारे लिए भी एक सही हथियार रखूंगा। ग्रीन ड्रैगन दानव किंग ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। बहुत बहुत धन्यवाद यंग मास्टर। जब तक यंग मास्टर उसे ऐसे याद रखेंगे तब तक वो काफी खुश था। समर ने यहाँ तक कि कीमती चीजें इकट्ठा कर ली और उन दोनों के साथ अंडरग्राउंड लेबोरेटरी के बाहर निकला। फिर उन्होंने गैस की एक बोतल में आग लगा दी और हर जगह आग से जला दिया। अंडरग्राउंड लेबोरेटरी में प्रचंड आग निकली और ये बुराई राख और धुएं में बदल गई। बेशक आग के साथ साथ निंजा और उन निंजाओं के शरीर भी जल गए थे। उन्होंने अपने दुष्ट जीवन का अंत कर लिया और राख में बदल गए। समर ने जापान के इन लोगों को मारकर कई निर्दोष आत्माओं का बदला लिया था और यह बहुत ही अच्छी बात थी। समर और उसके सबऑर्डिनेट जब कच्ची कब्रों से बाहर निकले तो लगभग सुबह होने वाली थी। घरों से धुएं की लपटें निकल रही थी, शायद लोग नाश्ता कर रहे थे। तभी समर ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो वशिष्ठ नीलामी कंपनी में चलते हैं। वो संतुष्ट था और लायन दानव किंग और ग्रीन ड्रैगन दानव किंग के साथ नीलामी कंपनी की तरफ चल पड़ा। वशिष्ठ नीलामी कंपनी एंशियंट मार्शल आर्ट का नीलामी स्थल, जहां आने पर सभी लोग एंशियंट मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करते थे। यह मुंबई की सबसे बड़ी नीलामी कंपनी थी। वशिष्ठ परिवार की कंपनियों की एक ब्रांच भी थी। कहा जाता है कि वशिष्ठ परिवार बहुत अमीर था और उनका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग और इतिहास बहुत लंबा था। हजारों सालों तक वो धन और सम्मान दोनों में समृद्ध था। अनगिनत तूफानों का सामना करने के बाद भी इंडिया में अपने शान से खड़ा था। वशिष्ठ परिवार चार सबसे बड़े एंशियंट मार्शल आर्ट परिवारों में से एक बहुत पावरफुल और फेमस था। इस वजह से कई अन्य परिवार वशिष्ठ परिवार की नीलामी कंपनी द्वारा किए गए भारी मुनाफे से जलन महसूस भी करते थे, लेकिन वो केवल देख सकते थे, अन्यथा वशिष्ठ परिवार द्वारा उन्हें राख में बदल दिया जाता। वशिष्ठ नीलामी कंपनी का स्थान बहुत अच्छा था और ये मुंबई की बड़ी इलाके में स्थित था। यहाँ की सजावट शानदार और भव्य थी। छत पर सोने की ईंटें और चांदी की टाइलें लगी थी। फर्श पर क्रिस्टल की टाइलें लगी थी। दीवारों पर हीरे जड़े थे और ये अविश्वसनीय रूप से शानदार था। समर ने अपने सामने असाधारण बिल्डिंग को देखा। खुद को आश्चर्यचकित होने से रोक नहीं पाया। उसने हैरानी से कहा, वाह, नीलामी कंपनी तो वास्तव में शानदार है। आज नीलामी का दिन था और कई बड़े परिवार यहाँ आने वाले थे। नीलामी में कई हथियार, तकनीकें, दवाइयाँ, अन्य कीमती चीजें जिन पर मार्शल आर्ट के कई प्रैक्टिशनर्स की नज़र थी। न केवल मुंबई के बल्कि अन्य स्थानों के भी फाइटर्स यहाँ आए थे। यहाँ तक कि कुछ विदेशी फाइटर्स भी यहाँ आए थे, क्योंकि वशिष्ठ नीलामी कंपनी का दर्जा बहुत ऊंचा था और ये एंशियंट मार्शल आर्ट जगत में बहुत प्रसिद्ध भी था। जैसे ही समर के एंट्री गेट पर पहुंचा, उसकी मुलाकात एक जाने पहचाने चेहरे से हो गई। जाने पहचाने कहने के बजाय उसे दुश्मन कहना अच्छा होगा। इस व्यक्ति ने किमोनो पहना था। उसके नाक के नीचे काले बाल की एक लट थी। उसके हाथ में एक लंबी तलवार थी। एक ईजू था, जो जापान का 7वां तलवार किंग और लोअर हेवन के लिस्ट में दूसरा सबसे पावरफुल फाइटर था। ईजू के पीछे जापान के कुछ और लोग भी थे। वो स्पष्ट रूप से यहाँ नीलामी में भाग लेने के लिए आए थे। ईजू ने ठंडी मुस्कान के साथ समर को सलाम करते हुए कहा, अरे, क्या ये शैडो किंग नहीं है? हम फिर मिल गए। तभी उसके पास खड़े एक जापानी लड़के ने कहा, मास्टर ईजू, इंडिया वाले सब कचरा हैं। आपके सामने खड़ा इंसान साफ तौर पर कचरा ही है। एक और लड़के ने कहा, हाँ हाँ, ये सही है, हमारे मास्टर ईजू उसे बात कर रहे थे, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, यहाँ तक कि अपनी भौहें चढ़ा दी। एक और लड़के ने दांत पीसते हुए कहा, मुझे इंडिया के लोगों से सबसे ज्यादा नफरत है। ईजू के आसपास जापान के लोग जोर जोर से समर का मजाक उड़ा रहे थे। तभी समर ने अचानक इन लोगों के सामने आते हुए कहा, गुलाम होकर दूसरों का अपमान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम थप्पड़ खाने के लायक हो। चारों व्यक्तियों के चेहरे पर अचानक लाल हो गए थे और सूज गए थे। तभी उनके दांत से खून से सन गई, क्योंकि समर ने उनको थप्पड़ मार दिया था। यह सीन देखकर ईजू आगे बढ़ा और ठंडे स्वर में बोला, शैडो किंग, मेरे लोगों को मारने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? समर ने ईजू को घूर कर देखते हुए कहा, ईजू, मैं इन गुलामों को सबक सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर तुम इन्हें बचाना चाहते हो तो आओ, चलो एक कंपटीशन हो जाए। वो किसी भी समय लड़ने के लिए तैयार था। यूरोप में ईजू ने समर को मारने की कोशिश की। बॉक्सिंग किंग गुआओ की बदौलत समर आखिरकार बच गया। अब अपने दुश्मन को देखते ही समर उसे
जाने नहीं देना चाहता था। ईजू ने हाथ में लंबी तलवार लिए समर को गुस्से से देखा। जाहिर है वो लड़ने को तैयार था और वहां का माहौल अचानक तनावपूर्ण हो चुका था। तभी अचानक पीछे से एक उपहासपूर्ण आवाज आई। हाँ शैडो किंग, तुम्हें सचमुच कोई पसंद नहीं करता। हर कोई तुम्हें मारना चाहता है। समर ने घूर कर देखा तो ब्लैक मैन उनकी तरफ ही चला आ रहा था। उसके साथ हेल किंग भी था। उन दोनों को आते देखकर आसपास के लोग आश्चर्य भरी नजरों से देख रहे थे। भीड़ में खड़े आदमी ने कहा, अरे देखो, वो घोस्ट किंग सेक्ट से ब्लैक मैन है। वो लो हेवन की लिस्ट में पहले नंबर पर है। मुझे लगा था कि वो आज यहाँ नहीं आएगा। उसके पास खड़े लड़के ने कहा, अरे आज नीलामी का दिन है। मैंने सुना है कि यहाँ बहुत अच्छी चीजें हैं, इसलिए ब्लैक मैन को तो आना ही था ना। एक और लड़के ने चिल्लाते हुए कहा, अरे वो देखो, ब्लैक मैन अपने जूनियर भाई हेल किंग को भी अपने साथ लाया है। लगता है वो पूरी तैयारी से आया है। मुंबई में घोस्ट किंग सेक्ट बहुत पावरफुल था। इंसेट मार्शल आर्ट के 4 सबसे पावरफुल परिवारों के जितना पावरफुल। तभी समर ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, ब्लैक मैन, हेल किंग, तुम दोनों में फिर से आ गए हो। वो साफ साफ उनकी इंसल्ट कर रहा था। समर कभी नहीं भूलने वाला था कि इससे पहले हेल किंग ने पायल का अपहरण किया था। उनके बच्चे को लगभग मार डाला था। अगर समय पर वो ना पहुंचा होता तो उनका बच्चा मार दिया गया होता। इसलिए समर को एजू से ज्यादा घोस्ट किंग सेक्ट से नफरत थी। समर की बातें सुनकर ब्लैक मैन और हेल किंग के चेहरे के भाव बदल गए। उनकी आंखों में गुस्सा झलकने लगा था। उन्होंने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, समर, हमें नमूने कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? लगता है तुम मौत की तलाश कर रहे हो। कहने की जरूरत नहीं थी कि घोस्ट किंग सेक्ट मुंबई के सबसे पावरफुल सेक्टरों में से एक था। सभी उनका सम्मान करते थे। अब उन्हें सार्वजनिक रूप से इंसल्ट किया गया तो इसमें कोई शक नहीं था कि वो नाराज हो गए थे। तभी समर ने अपने हाथ पीछे कर लिए और जोर से कहा, मैं तुमसे नहीं डरता, आओ और मुझसे लड़ दो। समर का घमंड देखकर सब हैरान रह गए थे। वो सभी यही सोच रहे थे, अरे यार, तुमने ईजू को नाराज कर दिया। अब ब्लैक मैन और हेल किंग भी नाराज कर चुके हो। घोस्ट किंग सेक्ट किंग का किंग। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कब तक जिंदा रहोगे? अपने आसपास के लोगों की नजर में समर ने काफी जी लिया था। चाहे जापान का तलवार किंग हो या घोस्ट किंग सेक्ट, दोनों ही बहुत पावरफुल थे और बिना किसी को ठेस पहुंचाने पर मौत हो सकती थी। तभी अचानक एक हंसती हुई आवाज आई। दो ताकतें एक व्यक्ति को धमका रही है। ये अच्छा नहीं है। मुझे बॉक्सिंग किंग गुआओ को भी इसमें शामिल होने दो। गुआओ ने थाईलैंड स्टाइल के कपड़े पहने थे और उसके हाथ में 2 बड़ी स्टील की गेंदें थी जो बड़े कदमों से समर की तरफ आ रहा था। गुआओ और इजू दुश्मन थे। वो उस पर व्यंग करता था और उसे किसी भी समय लड़ने के लिए तैयार रहता था। एंट्री गेट के सामने भयंकर युद्ध छिड़ गया था। इजू, ब्लैकमैन और हेल किंग एक साथ थे और समर और गुआओ एक दूसरे को भाव शून्यता से देख रहे थे। लड़ना बंद करो। अचानक दूसरे से एक आवाज आई। एक गाड़ी उनकी तरफ आ रही थी। आजकल लोग कारों में सफर करते थे और ढेर सारी, और ये गाड़ी बड़ी ही अजीब थी। इस गाड़ी को एक टाइगर खींच रहा था। टाइगर उस गाड़ी को खींच रहा था। बड़े आश्चर्य की बात थी। आमतौर पर गाड़ियां घोड़े खींचते थे, लेकिन ये उस मालिक के रेपुटेशन की बात थी। टाइगर का फर लाल था और स्टील की सुइयों जैसे बाल थे। उसका शरीर लगभग 4 मीटर ऊंचा था। इस टाइगर के दांत तीखे और मजबूत थे। जानवरों में टाइगर अपनी अपार पावर और भयंकरता और वश में करने की कठिनाइयों के कारण लाखों जानवरों के किंग के रूप में फेमस थे। गाड़ी के आगे बैठा ड्राइवर एक बूढ़ा आदमी था। हालांकि उसकी उम्र 70 से ज्यादा थी। आंखें फिर भी चमक रही थी। एक ही नजर में पता चल रहा था वो बहुत बड़ा फाइटर था। बूढ़ा आदमी ने लाल कोट पहना था। उसके हाथ में एक लंबा सा कोड़ा भी था। उसके शरीर में तेजी और उग्रता का भाव भी उमड़ रहा था, जिसे सभी चौंकने लग गए थे। नीलामी के एंट्री गेट पर गाड़ी आकर रुक गई और बूढ़े आदमी ने दरवाजा खोला। एक सुंदर बर्फ सफेद हाथ धीरे धीरे गाड़ी से बाहर निकला। फिर लाल कोट में एक मोहक महिला प्रकट हो गई। उसका चेहरा बड़ा ही आकर्षक और त्वचा बर्फ के जैसी सफेद थी। वो चमकदार मनमोहक सुंदरी थी और उकर आकर्षक फिगर था। उसने जो लाल शिफॉन की पोशाक पहनी थी वो उसकी सुंदर फिगर को और भी ज्यादा उभार रही थी।
नाजुक गुलाब की तरह आकर्षक महिला ने सभी की आंखों में अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। आसपास के लोग गश खाकर गिरने पड़ने थे। उनके चेहरे लाल थे और आंखें जल रही थी। भीड़ में एक आदमी ने खुश होते हुए कहा, वाह, कितनी सुंदर महिला है। अगर मैं उसे शादी कर सकूं तो बहुत अच्छा होगा। उसके पास खड़े लड़के ने कहा, तुम सपना देख रहे हो। ऐसी सुंदरता तुम्हारे लेवर और कद दोनों से बाहर है। तभी एक और आदमी ने कहा, वो मिस पारुल वशिष्ठ है, जिन्हें मुंबई में थारनी रोज के नाम से जाना जाता है। मुझे यकीन है अगर आप उनका पीछा करने की कोशिश करेंगे तो आप मौत को दावत दे देंगे। थॉर्नी रोज ये नाम सुनते ही सबके चेहरे बदल गए। मुंबई में अगर किसी को सबसे क्रूर महिला का नाम लेना हो तो इसमें कोई शक नहीं था कि वो थॉर्नी रोज ही होगी। उसे कामुक पुरुषों का शिकार करना, फिर उन्हें मौत के घाट उतार देना पसंद था। बेशक ये पुरुष दयावान नहीं थे, कुछ तो उसके साथ फ्लर्ट भी करना चाहते थे। खैर वो डरावनी औरत थी। समर की आंखों में एक अजीब सा आश्चर्य आ गया। उसने मन ही मन में सोचा, ओह, थॉर्नी रोज, क्या वो मुंबई के मशहूर थॉर्नी रोज पारुल वशिष्ठ थी? समर ने इसके बारे में पहले भी सुना था। वो एक पावरफुल महिला, न केवल सुंदर बल्कि दिल से क्रूर थी। तभी बूढ़े व्यक्ति ने झुककर सम्मान पूर्वक कहा, मैडम, नीलामी शुरू होने वाली है, प्लीज जल्दी कीजिए। पारुल वशिष्ठ थोड़ा कामुक और मोहक ढंग से खिले हुए गुलाब की तरह हिल रही थी। हालांकि जब पारुल वशिष्ठ जाने वाली थी तो उसके बगल में बैठे बूढ़े आदमी ने आं भरी और समर की तरफ देखा, जो बहुत दूर नहीं था। पारुल वशिष्ठ रुक गई और उसके आकर्षक चेहरे पर एक हल्की उलझन दिखाई दी। उसने कंफ्यूजन में पूछा, दादाजी, आप क्यों नहीं आ रहे? लाल कोट वाले बूढ़े आदमी ने फुसफुसाते हुए कहा, मैडम, ग्रीन रंग का आदमी शैडो ग्रुप का शैडो किंग है। मैंने सुना है कि ड्रैगन सेक्ट की बेटी नव्या उसके करीब आने की कोशिश कर रही है। उसकी बात सुनकर पारुल ने भौहें चढ़ा ली। हालांकि वो एंशियंट मार्शल आर्ट के परिवार से थी, फिर भी उसे धर्मनिरपेक्ष दुनिया की पावर का ज्ञान था। ये शैडो किंग पिछले 2 वर्षों से सत्ता में आया एक आदमी था। उसने अंडरवर्ल्ड की अपनी उंगलियों पर जकड़ रखा था। उसकी शैडो किंग टोटम ने पूरी दुनिया में खौफ भी पैदा कर दिया था। लेकिन शैडो किंग चाहे कितना भी पावरफुल क्यों न हो, पारुल इसे गंभीरता से नहीं लेने वाली थी, क्योंकि वो खुद भी एक एंशियंट मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करती थी, जो आम लोगों की तुलना में अधिक पावरफुल थी। पारुल वशिष्ठ के लिए असल मायने नव्या रखती थी। वो चपरासी परी के नाम से जाने जाती थी और वो थोरनी रोज उसकी दुश्मन थी। उनके बीच बहुत ही खराब रिश्ता था। शैडो किंग के पास कुछ विशेष जरूर होना चाहिए, जिसके लिए उसे नव्या द्वारा पहचानना और भर्ती किया जा रहा था। पारुल वशिष्ठ ने स्वयं शैडो किंग को भर्ती करने का निर्णय लिया, क्योंकि उसे वो सब कुछ लूटना था जो नव्या चाहती थी। अब एंशियंट मार्शल आर्ट परिवार के प्रतिभाओं के एक दूसरे से कड़ा कंपटीशन कर रहे थे। ड्रैगन सेक्ट भी प्रतिभाओं के लिए संघर्ष कर रहा था, क्योंकि कंचनजंगा पर्वत का निश्चित क्षेत्र खुलने वाला था। सबसे ज्यादा प्रतिभा वाला सेक्ट ही पहल कर सकता था और बेहतर रिजल्ट प्राप्त भी कर सकता था। पारुल वशिष्ठ ने अपनी पतली कमर को घुमाया और समर के सामने आकर कहा, शैडो किंग, आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं पारुल वशिष्ठ हूँ। पारुल वशिष्ठ का चेहरा आकर्षक था। फिगर बड़ा ही कोमल था और उसमें एक आकर्षण था जिसका विरोध करना बड़ा मुश्किल हो रहा था। समर ने भी मुस्कुराते हुए कहा, हेलो, मैं समर भारद्वाज हूँ। ये कहते हुए उसने अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। पारुल वशिष्ठ का हाथ छोटा, सफेद और मुलायम था, हड्डी रहित, कोमल और रेशम और महीन चिकने रिबन की तरह। समर को पायल से हाथ मिलाता देखकर आसपास के सभी लोगों को ईर्ष्या हुई, खासकर ब्लैक मैन को, जिसकी आंखों से घृणा की भावना बह निकली थी। उसका मन कर रहा था कि समर के अभी टुकड़े टुकड़े कर दे, क्योंकि पारुल वशिष्ठ ही वो स्त्री थी जिसे वो अपना बनाना चाहता था। अपनी पसंदीदा औरत को किसी दूसरे लड़के के साथ फ्रेंडली व्यवहार करते हुए देखकर उसे लगा कि उसके साथ धोखा हो रहा है। वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो रहा था। समर को अपने आसपास की ईर्ष्यालु निगाहों के बीच अच्छा लग रहा था। उसने मन ही मन में कहा,
मैं इतना आकर्षक हूं कि यहाँ खड़े खड़े होते ही मुंबई की सबसे खूबसूरत औरत मुझसे आकर हाथ मिला रही है। तभी पारुल ने मंत्रमुग्ध होकर मुस्कुराते हुए कहा, शैडो किंग, मैं आपसे नीलामी घर में एक साथ प्रवेश करने के लिए इनवाइट करना चाहती हूँ। क्या आप मेरे साथ शामिल होने के लिए तैयार हैं? वहां खड़ी पूरी भीड़ को थोड़ी सी जलन और ज्यादा तेज हो गई, मानो जंगल में सबसे सुंदर फूल खिल गया हो। आसपास के सभी लोग अचंभित रह गए हो। समर ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल, ये मेरी किस्मत है। चारों तरफ जलन से भरी निगाहें थी। समर और पारुल एक साथ नीलामी घर में दाखिल हो गए। ब्लैकमैन, हेल किंग, गैंग सेवन और अन्य कई लोग समर को जलन से देख रहे थे। उन सभी का मन समर को मार डालने का था, लेकिन समर को इनकी जरा भी परवाह नहीं थी। जैसे ही समर ने नीलामी हॉल में प्रवेश किया तो उसने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, वशिष्ठ नीलामी घर में सबसे अधिक पूजनीय होने का हकदार है। यहाँ तो बहुत सारे लोग हैं। उसने महसूस किया कि भव्य वातावरण हर जगह गूंज रहा था। हॉल को पूरे सोने से सजाया गया था और लोगों की भीड़ से भरा हुआ था, तथा गलियारों में चहल पहल भी थी। भीड़ में समर ने मुंबई के कुछ बड़े नाम भी देखे। वो परिवारों के बड़े बेटियां थे, कुछ करोड़पति थे और कुछ एंशियंट मार्शल आर्ट सेक्ट के लोग भी थे। पारुल वशिष्ठ समर को नंबर 1 वीआईपी कमरे में ले गई। लायन दानव किंग और ग्रीन ड्रैगन दानव किंग को अंदर जाने की अनुमति बिल्कुल नहीं थी, इसलिए वो केवल कमरे के बाहर खड़े हो सकते थे। कमरा 50 वर्ग मीटर से बड़ा था और बहुत आलीशान था। यह पूरा कमरा सोने से बनाया हुआ था। ये तो मानना ही पड़ेगा कि पारुल वशिष्ठ को सोना बहुत पसंद था। चाहे नीलामी घर की सजावट हो या कमरे की, सब जगह सोने की सजावट थी। चांदी, मोती, हीरे, क्रिस्टल वगैरह सब कुछ फर्नीचर उपकरण भी थे। पारुल वशिष्ठ सुनहरी कुर्सी पर बैठी थी। उसकी आंखें थोड़ी घूम रही थी। वो निश्चित रूप से समर के करीब आने की कोशिश कर रही थी। पारुल वशिष्ठ लोमड़ी की तरह चालाक, और उसने मुस्कुराते हुए कहा, शैडो किंग, हमारे वशिष्ठ परिवार को आप जैसे लोगों की जरूरत है। क्या आप हमारे साथ जुड़ने में इंटरेस्ट रखते हैं? उसके पूरे शरीर से एक मोहक आभा भी निकल रही थी। समर की आंखें तुरंत सुस्त हो गई। उसकी धड़कनें तेज हो गई। इसके अलावा उसका चेहरा लाल हो चुका था, क्योंकि वो पारुल वशिष्ठ के बेहद करीब था और उसका चेहरा साफ देख रहा था। उसका चेहरा गुलाब की तरह कोमल था, त्वचा बर्फ की तरह सफेद थी और होठ चेरी की तरह उभरे हुए थे। उसे वो जैसे नीचे धकेलने का मन कर रहा था। वो आकर्षित तो नहीं लग रहा था, लेकिन उसका फिगर बड़ा हॉट था। इसने समर को उत्तेजित कर ही दिया था। उसकी कमर पतली थी और टांगे लंबी और पतली थी। उसका पूरा शरीर सुनहरी अनुपात में था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी देवी ने गढ़ा हो। समर की नजरें सुस्त होते देखकर पारुल वशिष्ठ खुश हो गई। उसने फिर से अपनी मोहक आवाज में कहा, शैडो किंग, हमारे परिवार में शामिल हो जाओ। जब समर उसके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने ही वाला था, तभी उसका शैडो किंग ब्लड लाइन टोटम अचानक एक्टिव हो गया। उसका दिमाग फिर से साफ हो गया। समर की आंखें साफ हो गई। उसने पारुल वशिष्ठ को हैरानी भरी नजरों से देखा। उसने सोचा भी नहीं था कि वो उसके बहकाने की तकनीक जानती होगी, और उसने उसे बहका भी दिया था। समर ने मन ही मन अनुमान लगाते हुए कहा, मुझे मत बताओ कि उसने एक विक्सेन टोटम को जगाया है। समर का मन अब साफ था और वो उसकी शर्तें स्वीकार नहीं कर रहा था। उसने धीरे से कहा, चलो हम तुम्हारे साथ फिर कभी जुड़ने में बात करेंगे। पारुल वशिष्ठ जैसी आकर्षक लड़कियों के बारे में समर ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसलिए उसने न तो स्वीकार किया और न ही अस्वीकार। वशिष्ठ परिवार दिल्ली के 4 एंशियंट मार्शल आर्ट परिवारों में से एक था। यह बहुत प्रभावशाली और हो सके तो इसे नाराज बिल्कुल भी नहीं किया जाना था। जब दोनों बात कर रहे थे, तभी नीलामी कक्ष के बीचों बीच एक आवाज सुनाई दी। ये आवाज मेज पर लकड़ी के टकराने की थी। नीलामी शुरू हो चुकी थी। एक खूबसूरत शरीर वाली लड़की मंच के बीचों बीच आ गई। उसका चेहरा बड़ा आकर्षक और सुंदर था। उसने अनाउंस करते हुए कहा, मैं हमारे वशिष्ठ परिवार की नीलामी होस्ट अनामिका वशिष्ठ हूँ। मैं आज वशिष्ठ परिवार की नीलामी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अनामिका की हर हरकत से पुरुष लाल हो जाते थे। उन सभी आदमियों की हालत देखकर
अनामिका वशिष्ठ थोड़ी खुश हुई। उसने खुश होते हुए मन ही मन में कहा, ये बेवकूफ आदमी एक नजर देखकर ही उसे उत्तेजित क्यों हो जाते हैं। लड़की बेहद होशियार थी और वो जानती थी खुद को और अपने अपने आप को कैसे प्रचारित करना है। अनामिका की वशिष्ठ की बुद्धिमत्ता ने समर को भी आश्चर्यचकित कर दिया था। जब लोगों को पता चला कि अनामिका वशिष्ठ ने अभी तक पहली नीलामी प्रोडक्ट की घोषणा नहीं की, तो वो चिंतित हो गए थे। एक आदमी जिसके पास तलवार थी, जो किमोनो पहने था, वो बोला, अनामिका वशिष्ठ, नीलामी के लिए पहली वस्तु की घोषणा कर ही दो। वो किलांग था, जो जापान का एक तलवारबाज किंग था। अनामिका वशिष्ठ ने आखिरकार घोषणा करते हुए कहा, आज नीलामी के लिए पहली वस्तु हायर हेवन टियर मूवमेंट तकनीक है। इसे सीखना आसान है और एक बार इसमें महारत हासिल कर लेने के बाद आप पानी पर ऐसे चल सकते हैं जैसे जमीन पर चल रही हो। समर ने चुपचाप मन ही मन में शिकायत करते हुए कहा, हायर हेवन टियर की मूवमेंट तकनीक, कौन बेवकूफ वास्तव में इसे बेचने के लिए जनता के सामने ले गया। भारत के एंशियंट मार्शल आर्ट वर्ल्ड में मार्शल आर्ट को बाहरी लोगों को नहीं सिखाया जा सकता था। यह परिवार की धरोहर थी और केवल परिवार के छात्र ही इस गुप्त कला का अध्ययन कर सकते थे। बेशक इसे बेचे जाने का एक और कारण था। कभी कभी जब बड़े परिवारों का नाश हो जाता तो उनकी गुप्त कलाएं चुरा ली जाती और ये उपहार में दे दी जाती। ये स्थितियां अत्यंत दुर्लभ थी। उदाहरण के लिए, समर ने मॉन्क मास्टर से सच्चे मार्शल आर्ट सम्राट की तकनीक सीखी थी और ये तकनीक समर के लिए कुछ आकर्षक थी, क्योंकि उसे उससे किस तरह के गति कौशल की आवश्यकता थी। वहीं उधर ईजू का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था और उसने चिंतित होकर कहा, अनामिका वशिष्ठ, प्लीज इसकी शुरुआत कीमत की जल्दी घोषणा करो। वो तलवारबाजी की प्रैक्टिस करता था और उसे सिर्फ एक ही कला की जरूरत थी। उसकी बात सुनकर अनामिका वशिष्ठ मुस्कुराई और अपने पास खड़े लड़की से चांदी की थाली लाने को कहा। थाली पर लाल कपड़ा ढका हुआ था। अनामिका वशिष्ठ ने अपना हाथ बढ़ाया, धीरे से कपड़ा खींच लिया। प्लेट पर एक काली मार्शल पुस्तक चुपचाप पड़ी हुई थी। पुस्तक के कवर पर कुछ शब्द लिखे थे। पुस्तक प्राचीन और रहस्यमय थी। अनामिका ने घोषणा की शुरुआत करते हुए कहा, शुरुआती कीमत 100 मिलियन होगी। कहने की जरूरत नहीं थी कि मार्शल आर्ट की कीमतें बहुत ज्यादा थी। यहाँ तक कि सबसे कम पावरफुल मार्शल आर्ट की शुरुआती कीमत 1 करोड़ से ज्यादा थी। तभी इजू खड़ा हुआ और चिल्लाया, 200 मिलियन। हालांकि वो जापान का 7वां तलवार किंग था, तलवार किंग संघ का हिस्सा था, फिर भी यह कला उसके लिए आकर्षक थी। 300 मिलियन। तभी एक मोटा आदमी खड़ा हुआ और बोला। इजू ने उसे घूरते हुए कहा, वाओ, आप पहले से ही हायर हेवन टियर के मास्टर हैं। आपको इस कला की क्या आवश्यकता है। गुआओ ने इजू को तिरस्कार से देखा और कहा, मुझे ये पसंद है, मैं नहीं चाहता कि आप इसे लें। अगर आप में इसके लिए योग्यता है तो आप इसे ले लें। और फिर से क्यों लड़ रहे हैं। इन दोनों को लड़ता देखकर भीड़ बोल नहीं पा रही थी। इजू और गुआओ इंडिया की प्रसिद्ध थे और क्योंकि वो हर नीलामी में लड़ते थे। जब दोनों लड़ रहे थे तब एक ठंडी आवाज आई, 400 मिलियन। तुम में से किसी की मुझसे प्रतिस्पर्धा करने की हिम्मत नहीं है। इजू ने देखा, यह यम का मुखौटा पहने एक आदमी था जिसने ये कीमत लगाई थी। यम का चेहरा अहंकार से भरा हुआ था। उसने इजू की निगाहों को नजरअंदाज कर दिया। ये देखकर की कीमत यम के मुखौटे वाले ने ही बताई है। इजू का चेहरा बदल गया और कुछ देर सोचने के बाद वो बैठ गया। हैसियत के लिहाज से इजू नकापोश से नहीं डरता था, क्योंकि वो तलवार किंग का समूह हिस्सा था। यम नकापोश घोस्ट किंग संप्रदाय का था। ये दोनों बहुत शक्तिशाली ताकतें थी, लेकिन ये मुंबई और घोस्ट किंग संप्रदाय का इलाका था। वो जानता था कि अगर वो यम का शिकार बन गया तो शायद यहाँ से जिंदा नहीं बच पाएगा। वहीं समर के हाव भाव बदल गए। जब उसने देखा कि ये हेल किंग था, उसका चेहरा क्रोध और नफरत से भर गया। समर उस हेल किंग से नफरत करता था। वो उसे मारना चाहता था, लेकिन नीलामी में होने के कारण ऐसा नहीं कर पाया। वशिष्ठ परिवार की इजाजत के बिना वो लड़ भी नहीं सकते थे। समर ने मन ही मन में कहा, ठीक है, तो मैं तुम्हारे लिए मामला तो जटिल बना दूं। समर ने निर्णय लिया कि वो हेल किंग को ऐसे ही नहीं जाने देगा। समर ने अचानक जोर से कहा, 500 मिलियन।
उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। हेल किंग का चेहरा अचानक धुंधला हो गया। फिर वो गुस्से में भर गया। उसे यकीन नहीं था मुंबई में कोई उससे मुकाबला करने की हिम्मत करेगा। जब उसने देखा कि कीमत बताने वाला समर है तो और भी ज्यादा क्रोधित हो गया। समर हेल किंग को मारना चाहता था और हेल किंग भी समर को मारना चाहता था। दोनों ही एक दूसरे को मरवाना चाहते थे। समर को मोंक मास्टर ने और हेल किंग को ब्लैक आदमी ने बचा लिया था, इससे पहले कि दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। हेल किंग ने फिर कहा 600 मिलियन। समर ने तुरंत कहा 700 मिलियन। हेल किंग ने आगे कहा 800 मिलियन। समर की आंखें चमक उठी। उसने इस बार सीधे 200 मिलियन जोड़े और कहा 1 अरब। हेल किंग ने समर को देखा और गुस्से में कहा 1 अरब 200 मिलियन। समर फिर से चिल्लाया 1 अरब 800 मिलियन। हेल किंग का सामना करते हुए समर ने तुरंत कीमत बढ़ाकर 800 मिलियन कर दी। हेल किंग गुस्से में था, अपनी कीमत पर चिल्लाया 2 अरब। समर की वजह से वो लगभग पागल हो गया था। हेल किंग के मन में केवल एक ही विचार था, वो समर को हराना चाहता था। जब हेल किंग ने 2 अरब का आह्वान किया तो समर मुस्कुराया और रुक गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा ठीक है, तुम जीत गए, अब ये तुम्हारा है। हेल किंग समझ गया था समर ने उसको बेवकूफ बना दिया। उसने गुस्से में दांत पीसते हुए कहा समर, तुम्हें मेरे साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत कैसे की? उसका पूरा शरीर कांपने लगा था। 2 अरब कोई छोटी रकम नहीं थी। पूरा नीलामी हॉल शांत था और हर कोई हेल किंग को उपहास भरी नजरों से देख रहा था। बेतहाशा बर्बाद समर ने उसे कर दिया था। उसे पता ही नहीं था कि पैसा कमाना कितना मुश्किल होता है। हेल किंग का चेहरा बड़ा उदास था। उसे पूरी तरह से समझ आ गया था समर ने उसे धोखे से फंसा दिया। तभी अनामिका वशिष्ठ ने खुशी से कहा हेल किंग को बधाई, उसने 2 अरब रुपए में ये तकनीक हासिल कर ली है। लेकिन उसका स्वर भी उपहास से भरा था। 2 अरब, यह उसकी मूल कीमत 100 मिलियन से 20 गुना अधिक था। हालांकि यह हायर हेवन टीयर की एक स्पीड तकनीक थी, लेकिन इसकी लगभग कीमत 1 अरब ही थी। लेकिन हेल किंग ने इसे खरीदने के लिए 2 अरब खर्च कर दिए। हेल किंग बहुत नाराज था। इसके अलावा उसकी प्रतिष्ठा की भी हानि हो चुकी थी। समर के प्रति हेल किंग की निगाहें अत्यंत ठंडी थी, यहाँ तक कि उनमें खतरनाक हत्या की मंशा भी थी। हेल किंग की घातक निगाहों का सामना करते हुए समर केवल हंसा और उसे नजरअंदाज कर दिया। समर पूरी तरह से दूसरी तरफ मुड़ गया। पारुल वशिष्ठ के साथ खुशी खुशी बातें करने लगा। दोनों की बातचीत ने हेल किंग को एक बार फिर और ज्यादा नाराज कर दिया। पहली वस्तु 20 करोड़ में बिकी, जिसे अनामिका वशिष्ठ बेहद खुश हो गई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि बोली की कीमत जितनी ज्यादा होगी उसे उतना ही ज्यादा कमीशन मिलेगा। इसके बाद अनामिका वशिष्ठ ने खून की एक बोतल निकाली और कहा ये दूसरी वस्तु है। ये एक रहस्यमयी जानवर के खून की एक बूंद है जिसे हमारी विश्लेषणात्मक मशीनें पहचान नहीं पाई। इस खून के पीछे का आदमी भुगतान के रूप में पैसा नहीं चाहता, उसे 10 जीवन पावर के पत्थर चाहिए। खून एक ट्यूब के अंदर था, गहरे लाल रंग का था और बेहद रहस्यमय था। हालांकि यह रक्त रहस्यमय था, फिर भी जब लोगों ने सुना कि उसकी कीमत 10 जीवन पावर पत्थर हैं तो उन्होंने अपना सिर हिलाया। और जीवन पावर पत्थर धन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण थे। वो अत्यंत दुर्लभ थे। धन होने पर भी जीवन पावर पत्थर प्राप्त करना संभव नहीं था। जैसा कि नाम से जाहिर था, जीवन पावर के पत्थर जीवन शक्ति से भरे थे। जब मार्शल कलाकार इसके अंदर की शक्ति को अवशोषित करते तो उनकी ताकत बढ़ती। लेकिन जीवन पावर के ये पत्थर सैकड़ों, हजारों नहीं तो मीटर जमीन के नीचे उगते थे, हजारों सालों में बनते थे और बहुत ज़्यादा दुर्लभ थे। ज़्यादातर एंशियंट मार्शल आर्टिस्टों के पास भी नहीं होते थे। यहाँ तक कि कुछ संप्रदाय और परिवारों के पास भी ये पत्थर तो नहीं थे। केवल बहुत ही ज़्यादा शक्तिशालियों के पास ये होते थे। लेकिन कोई भी इस रक्त को नहीं खरीदना चाहता था। अनामिका वशिष्ठ को बड़ा ही असहज महसूस हुआ। वो खून बड़ा ही रहस्यमय था। उसका कोई विवरण नहीं था। इसके अलावा उसकी कीमत 10 जीवन शक्ति पावर थी। वहीं लाल रक्त देखकर समर का शरीर उबर पड़ा। उसने मन ही मन में कहा ये मेरा रक्त क्यों खोल रहा है? उसके शरीर के अंदर से एक आवाज आ रही थी। वो रक्त को इकट्ठा करने के लिए कह रही थी। समर जानता था कि यह रक्त उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि उससे उसकी रक्त रेखा टोटम फिर से विकसित हो जाए।
समर को यह एहसास था कि रक्त उसे लो हेवन के विशेषज्ञ से आगे बढ़ाने में मदद करेगा, उसे हायर हेवन टीयर पर पहुंचा देगा। जब समर खड़ा हुआ, रक्त खरीदने वाला था, तो उसका बायां हाथ जम गया और उसका चेहरा असहजता से भर गया। अगर बात पैसों की होती तो समर को कोई दिक्कत नहीं थी। उसकी मौजूदा हैसियत और ताकत के साथ अब उसके साथ 5,000 करोड़ रुपए भी मांगे जाते तो उसके लिए यह आसान काम था। मूल बात यह थी कि रक्त की कीमत धन में नहीं बल्कि जीवन शक्ति के पत्थरों की थी। समर ने मन ही मन में सोचा, अब मुझे क्या करना चाहिए? रक्त मेरे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन मेरे पास तो जीवन शक्ति पत्थर एक भी नहीं। वहीं पारुल वशिष्ठ बहुत होशियार थी। वो समझ गई थी समर को रक्त की जरूरत है। वो समर के पास आते हुए थोड़ा मुस्कुराई और उसने समर से कहा, शैडो किंग, मैं रक्त खरीदने में आपकी मदद कर सकती हूँ, लेकिन आपको मुझ पर एक एहसान करना होगा। उसकी बात सुनकर ही समर की भौहें तन गई। उसने तुरंत पूछा, कैसा एहसान? वो जानता था उसके मन में कुछ न कुछ ऐसा वैसा चल रहा होगा। पायल ने मोहक मुस्कान के साथ कहा, शैडो किंग, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। मेरी मांग बिल्कुल साधारण है। आप हमारे वशिष्ठ परिवार में शामिल हो जाइए। बेशक हमारा परिवार आपके साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा। पारुल वशिष्ठ बड़ी आकर्षक थी और लोग उसे अस्वीकार बिल्कुल नहीं कर सकते थे। हालांकि समर को रक्त चाहिए था, फिर भी उसने सिर हिलाते हुए कहा, मैं तुम्हारे परिवार में शामिल नहीं हो सकता। अगर हो सके तो रक्त के बदले मैं तुम्हारे कोई भी 3 काम करने के लिए तैयार हूँ। समर की बात सुनकर पारुल की भौहें तन गई। उसकी पलकें फड़क रही थी। वो सोच में डूब गई थी। पारुल वशिष्ठ समर को अपने परिवार में शामिल करना चाहती थी, लेकिन समर ने उसे अस्वीकार कर दिया। 3 काम की पेशकश की। पायल ने कुछ सोच विचार करने के बाद समर के प्रस्ताव को स्वीकार करने का फैसला कर लिया। हालांकि वो नव्या से बड़ा ही दुश्मनी का व्यवहार करती थी, लेकिन वो जानती थी नव्या ड्रैगन संप्रदाय की युवा स्वामिनी थी और बहुत घमंडी थी। जिन लोगों को महत्वपूर्ण समझती थी वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। शैडो किंग के पास जरूर कुछ खास हुनर थे जो पारुल वशिष्ठ को अभी तक नजर नहीं आए। उसे विश्वास था कि अगर वो समर को अपने परिवार में हिस्सा बनाएगी तो जरूर चौंका देगा। पारुल वशिष्ठ ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शैडो किंग, मैं आपकी बात मान रही हूँ। रक्त के बदले में आप मेरी 3 मांगे पूरी करेंगे। उसका स्वर चालाक लोमड़ी की आत्मा के जैसे था। मुंबई के वशिष्ठ परिवार की युवा स्वामिनी होने के नाते उसके पास केवल 10 जीवन शक्ति पत्थर थे, लेकिन समर को पाने के लिए उसने अपनी सारी पूंजी लगा दी। आखिरकार किसी भी एंशियंट मार्शल कलाकार के लिए जीवन में शक्ति पत्थर बहुत महत्वपूर्ण थे। समर उन जीवन शक्ति पत्थरों की जांच कर रहा था, क्योंकि उन्हें पहली बार उसने देखा था। वह लगभग अंडे के आकार के क्रिस्टल के जैसे थे, रोशनी छोड़ रहे थे। समर ने एक सांस ली और महसूस किया कि उनका पूरा शरीर पोषित हो गया। अब वो तक कोई नहीं बोला। अनामिका वशिष्ठ को थोड़ा अजीब लगा, इसलिए उसने धीरे से कहा, इस रक्त की बूंद को 10 जीवन शक्ति पत्थर चाहिए। क्या किसी को ये चाहिए? अगर नहीं तो मैं तीसरी वस्तु की नीलामी शुरू करती हूँ। एक नीलामी होस्ट के तौर पर सबसे अजीब स्थिति थी जब कोई वस्तु को ना ले। उसकी प्रतिष्ठा के लिए बुरा प्रभाव था। वो रक्त को वापस रखने ही जा रही थी। समर ने खड़े होकर चिल्लाते हुए कहा, मैं इसे खरीदूंगा। उसकी आवाज़ सुनते ही अनामिका वशिष्ठ बड़ी खुश हो गई। उसने समर को खुशी भरी आंखों से देखा। समर की बात सुनकर उसकी चिंता खत्म हो गई। वहीं आसपास के लोग समर को उपहास भरी नजरों से देखते हुए आपस में चर्चा कर रहे थे। एक आदमी ने उसकी मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे क्या मूर्ख आदमी है ये! उस रक्त की एक बूंद के लिए ये 10 जीवन पत्थर दे रहा है। उसके बगल में लड़के ने कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो, ऐसा तो उसे नहीं करना चाहिए। पहले वाले आदमी ने कहा, सच में बड़ा मूर्ख है ये। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में उसके जैसा पागल इंसान नहीं देखा। हेल किंग समर को रक्त खरीदने से रोकना चाहता था। आखिरकार समर ने उसे धोखा दिया। वो उसे वापस धोखा देना चाहता था, लेकिन जब हेल किंग ने देखा कि समर रक्त की बूंदें खरीदने की कोशिश कर रहा है तो वो हंस पड़ा। समर को शर्मिंदा करने के लिए शायद उसे और कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। किसी ने सोचा ही नहीं था कि रक्त कीमती है, जिसे समर ही एकमात्र व्यक्ति था जो जानता था कि रक्त वो कितना महत्वपूर्ण है। समर को लगा कि रक्त उसके लिए बहुत जरूरी भी है। वो हॉल के बीचों बीच गया और अनामिका वशिष्ठ को 10 पत्थर दे दिए। समर ने मुस्कुराते हुए कहा, यह रक्त बहुत रहस्यमय है। समर रक्त को महसूस करके उत्साहित था।
उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि वो कितना शक्तिशाली था। तभी समर के मन में एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, इसे पी लो, अभी के अभी इसे पी लो। यह उसके जीवन की स्वाभाविक शक्ति थी। समर कमरे के बीच में खड़ा था। अनमा का वशिष्ठ उसके बगल में थी और भीड़ उसे घेर कर देख रही थी। अब वो अभी उसे पीना नहीं चाहता था। अगर उसे पीना ही है तो पहले कोई सुरक्षित जगह ढूंढना चाहता था, लेकिन उसके टोटम की गहरी आवाज उसे पीने के लिए तरसा रही थी। वो आवाज चाहती थी कि समर तुरंत उसे पी ले। समर का शरीर बेकाबू हो गया। उसने रक्त पी लिया और अपने आप मुंह में डाल लिया। जब लोगों ने देखा कि समर ने ब्लड अपने मुंह में डाल लिया है तो सब उसे मजाक भरी नजरों से देखने लगे थे। लोग यही देख रहे थे कि वो पागल हो गया है। ब्लड उसके मुंह, गले और उसके इंपोर्टेंट अंगों से होकर उसके ब्लड प्रवाह में प्रभावित हो गया। ब्लड की बूंद से एक अत्यंत पावरफुल विस्फोट हुआ, मानो कोई ज्वालामुखी फट गया हो। उसके अंदर की सब कुछ चीजें झंझनाने लगी थी। समर की पावर तेजी से बढ़ रही थी। उसके मेरिडियन का इंपोर्टेंट सार कंट्रोल से बाहर हो रहा था। ये एक ब्लैक होल की तरह था जो सब कुछ इकट्ठा कर रहा हो। उसी समय उसके शरीर से एक ड्रैगन की चीख निकली। ये एक एंशियंट ड्रैगन चीख थी जो उजाड़, विशाल और राजसी थी। ब्लड सुनहरा था और समर के शरीर के भीतर एक सुनहरा भंवर बन गया था। यह समर के मूल काले भंवर से बिल्कुल अलग था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर के दो हिस्सों पर दो गैलेक्सीज बन गई हों। यह कहना पड़ेगा कि यह ब्लड अत्यंत पावरफुल था, क्योंकि इसे समर के मूल टोटम द्वारा निगला या पीना नहीं गया। आसपास खड़ी भीड़ हैरानी से समर को देख रही थी। एक मोटे आदमी ने उसके पास खड़े लड़के से पूछा, अरे बच्चे, मैंने क्या सुना? ये तो ड्रैगन की दहाड़ की जैसी आवाज थी। उस लड़के ने कहा, हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यह ड्रैगन की दहाड़ थी। उस आदमी ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, नहीं नहीं, असंभव है। इस दुनिया में कोई ड्रैगन नहीं है, तो ड्रैगन की दहाड़ कैसे हो सकती है? उस लड़के ने बात का जवाब दिया, ड्रैगन की दहाड़ तो समर की थी। क्या वो ब्लैक ड्रैगन का था? हर कोई बातचीत करने लगा था। हर कोई आश्चर्य से समर को ही देखने लगा था। ये सब समर की इंसल्ट कर रहे थे, क्योंकि उन्हें लगा कि समर ने ब्लड लेकर बड़ा पागलपन किया है। उसे बड़े ही जलन से देख रहे थे। ड्रैगन का ब्लड एक पौराणिक अस्तित्व था। ड्रैगन 4 पौराणिक जानवरों में से एक था और उसके ब्लड में जबरदस्त पावर थी। वहीं उधर समर अपने शरीर के अंदर की पावर को महसूस करके बहुत एक्साइटेड हो चुका था। उसने हैरान होते हुए कहा, अरे वाह, मैं अब हायर हेवन किंगडम पर हूँ। अगर यह ब्लड के कारण नहीं होता तो समर इतने कम समय में हायर हेवन किंगडम पर नहीं पहुंच पाता। जब समर ने अपनी आंखें खोली तो हैरान हो गया, क्योंकि सब उसे भूखी निगाहों से देख रहे थे, मानो किसी भूखे भेड़िए के झुंड ने किसी खरगोश को देख लिया हो। सभी को देखते हुए समर ने कहा, मैं अमर नहीं हूं, मुझे इस तरह देखना बंद कर दो। उसकी बात सुनकर सबकी आंखें चमक उठी। उसकी नज़र में समर बिल्कुल अमर हो गया था। उसने अभी अभी ड्रैगन का ब्लड पिया था। हालांकि वो सिर्फ एक बूंद था, पर वो पौराणिक ड्रैगन ब्लड था। अगर वो समर ब्लड पीते ही शायद उसकी पावर और भी बढ़ गई थी। हर कोई समर के ब्लड को पीने के लालच से देख रहा था, जिसमें ड्रैगन का ब्लड था। इस स्थिति से नाराज होकर समर ने तुरंत वहां से भाग जाने के लिए बारे में सोच लिया था। ये सौभाग्य की बात थी कि पारुल वशिष्ठ इस इंपोर्टेंट क्षण में खड़ी हुई। उसने ऊंची आवाज में कहा, समर, तुरंत मेरे पास आ जाओ। उसकी बात से सभी कांप उठे थे। अब किसी की भी समर को लालच से देखने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि पारुल वशिष्ठ ने उसे अपने संरक्षण में ले लिया था। हल्की सी मुस्कान के साथ समर नीलामी ब्लॉक के बीचों बीच बैठने की जगह पर चला गया, जहां पारुल वशिष्ठ उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही समर ने डिब्बे में कदम रखा, उसे अपने फैसले पर पछतावा हुआ, क्योंकि पारुल वशिष्ठ ने अपनी आंखों में उसी लालच के साथ उसे घूरा जैसे वो उसका ब्लड पीना चाहती हो। समर ने तुरंत पारुल वशिष्ठ से कहा, अरे मिस वशिष्ठ, मैंने आपके लिए केवल 3 काम करने का वादा किया है। मैं यहाँ अपने आप को आपको नहीं बेच रहा हूँ, इसलिए प्लीज मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा करने का प्लान न बनाएं। अपने शरीर को ढकते हुए समर ने एक नाराज महिला की तरह अभिनय किया। पारुल वशिष्ठ ने हाथ हिलाते हुए कहा, उफ, मुझे तुम्हारा शरीर पसंद नहीं, मुझे केवल तुम्हारा ब्लड पीने में इंटरेस्ट है। पारुल वशिष्ठ के मोहक चेहरे पर गर्मी की एक चमक थी।
वो अपने सामने खड़े आदमियों को भाग्यशाली सितारा मानती थी, क्योंकि उसने पौराणिक ड्रैगन का ब्लड पी लिया था। हालांकि वो एक सिर्फ एक बूंद थी। इसी प्रकरण के बाद नीलामी का माहौल गर्म हो गया था। हर कोई अगली वस्तु के लिए लड़ने को तैयार था। अभी कुछ समय पहले समर ने एक बूंद खरीदी थी। तभी अनामिका ने दोबारा अनाउंसमेंट किया और कहा, वशिष्ठ के नीलामी घर से आज की अंतिम प्रोडक्ट का पावरफुल ग्रैंड मास्टर की कब्र का अधूरा नक्शा है। यह घोषणा सुनकर नीलामी हॉल उत्साह से भर गया, क्योंकि बहुत कम लोग ग्रैंड मास्टर दायरे में पहुंच पाते थे। हर ग्रैंड मास्टर के पास अपनी मार्शल तकनीक का अपना स्कूल स्थापित करने की क्षमता थी, जिससे हवा में उड़ना, एक पत्ते को मारना और 100 फीट के दौरे पर दुश्मन का सिर काटना संभव था। कहने की आवश्यकता नहीं थी कि ग्रैंड मास्टर की कब्र में कई बहुमूल्य वस्तुएं होंगी, जैसे कि मार्शल तकनीक के स्क्रिप्ट, व्यायाम पांडुलिपियां और हथियार आदि। आंखों में बुखार लिए हर कोई ग्रैंड मास्टर कब्र का नक्शा खरीदना चाहता था। अनामिका वशिष्ठ ने तुरंत स्पष्ट आवाज में कहा, ग्रैंड मास्टर के मकबरे के अधूरे निशाने की बोली 1 अरब रुपए से शुरू होती है, जिसे न्यूनतम वृद्धि 1 अरब रुपए ही होगी। जैसे उसने अपनी बात समाप्त की, हॉल में मौजूद सभी लोगों की निगाहें नीलामी स्थल की तरफ घूम गई। ग्रैंड मास्टरों की कमी के कारण ग्रैंड मास्टर की कब्र के अधूरे नक्शे के कारण काफी सनसनी फैल गई थी। हाई हेवन किंगडम के परिवारों के सभी मेंबर उत्साह से भरे थे, ये सोचकर कि यदि वो ग्रैंड मास्टर की कब्र ढूंढ लेंगे तो उसमें मौजूद खजाने को प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि हर कोई अधूरा नक्शा चाहता था, इसलिए पावरफुल प्रतियोगियों के बीच लड़ाई शुरू होने वाली थी। ये जो पहले बोली के रूप में उत्साह से खड़े होकर बोला, 2 अरब। हालांकि ग्रैंड मास्टर के बिलियन का अधूरा नक्शा बहुत प्रलोभन के जैसा था। यीजू ने अपनी बोली पूरी की। गुआओ ने ऊंची आवाज में कहा, 3 अरब। हेल किंग ने कहा, 4 अरब। तभी अचानक सभी को स्पष्ट आवाज सुनाई दी, यह हास्यास्पद है। आप सोचते हैं कि ग्रैंड मास्टर की कब्र का अधूरा नक्शा 4 अरब रुपए में खरीद सकते हैं? उस ध्वनि के साथ सफेद मुलायम त्वचा, काली और एंशियंट वेशभूषा पहने एक आकर्षक महिला धीरे धीरे सीट से उठी। महिला ने लोगों पर पहले जो छाप छोड़ी थी वो बड़े ही अलग तरीके की थी। उस लड़की को देखते ही हेल किंग ने उदास चेहरे के साथ कहा, ओह, तो ये आप हैं मिस नव्या। नव्या कौन थी? वो ड्रैगन सेक्ट की सबसे बड़ी बेटी थी, जो घोस्ट किंग के सेक्ट से भी ज्यादा पावरफुल थी। इसलिए उसे हेल किंग के भावनाओं की कोई परवाह नहीं थी। हेल किंग ने उदास होकर पूछा, मिस नव्या, आप कितना पैसा दे रही हैं? नव्या के चेहरे पर उदासीनता की अभिव्यक्ति थी और चारों तरफ उसने नजर दौड़ाते हुए कहा, 8 अरब रुपए। बेशक उसकी नजर समर की तरफ थी। बेशक उसकी नजर समर के पास थी, क्योंकि वो एक ही साथ पारुल वशिष्ठ के साथ बैठा था। ड्रैगन सेक्ट की सबसे छोटे बेटे के रूप में उसने सीधे 8 अरब की बोली लगा दी थी, जो पिछली बोली से बहुत ज्यादा था। एक ही बोली में उसने 4 अरब रुपए बढ़ाकर 8 अरब रुपए कर दिए, जिससे सभी के दिलों की धड़कनें तेज हो गई। ये ऊंची बोली थी जिसे घोस्ट किंग सेक्ट भी अफोर्ड नहीं कर सकता था। हर कोई ये देखकर आश्चर्यचकित था कि ड्रैगन सेक्ट की जड़ें कितनी अच्छी थी और उनकी जेबें भी कितनी भरी हुई थी। तभी अचानक एक और आक्रामक आवाज आई, आप सभी कंपटीशन छोड़ सकते हैं। मैं ग्रैंड मास्टर के मकबरे का अधूरा नक्शा 10 अरब में लेने को तैयार हूँ। दबक आवाज सुनकर नव्या, हेल किंग, यीजू सभी की भौहें चढ़ गई। वो सोचने लगे कि ऐसा कहने का साहस किसने किया, लेकिन वो दंग रह गई जब उन्होंने एंशियंट वेशभूषा में एक आक्रामक युवक को देखा, जिसका विशाल आकार और उभरी हुई मांसपेशियां और महान पावर को दर्शा रही थी। वहीं उधर पारुल वशिष्ठ ने आकर्षक मुस्कान के साथ समर को समझाते हुए कहा, वो रितेश राजपूत है, जिसे मुंबई का किरपान भी कहा जाता है, और यही उसके प्रभावशाली व्यवहार को दर्शाता है। मुंबई के 4 बड़े परिवारों में से एक राजपूत परिवार के सबसे बड़े बेटे के रूप में रितेश राजपूत में जबरदस्त ताकत थी। मुंबई के उग्र कृपाण के नाम से वो प्रसिद्ध था। रितेश राजपूत को मुंबई का यंग जनरेशन का पहले मास्टर के रूप में भी सराहा गया था। हाई हेवन लिस्ट में पहली 3 पोजीशंस में से एक पोजीशन उसी की थी। इतने पावरफुल ओपोनेंट का सामना करते हुए न हेल किंग न ही यीजू
ने उसके साथ कंपटीशन करने की हिम्मत की। चुपचाप वो पीछे हट गई। हॉल में सन्नाटा पसरा था। सभी लोग रितेश राजपूत की बोली की कीमत से या उससे भी अधिक इम्पोर्टेंट बात उसकी पहचान से भयभीत हो चुके थे। सभी लोग रितेश राजपूत से डरते थे सिवाय नव्या के, क्योंकि वो ड्रैगन पैलेस की सबसे बड़ी बेटी थी। नव्या बोले की कीमत बढ़ाने ही वाली थी। रितेश राजपूत ने उसे संदेश भेजा। मिस नव्या, आपको इसे खरीदने की जरूरत नहीं। ग्रैंड मास्टर के मकबरे का अधूरा नक्शा खरीदने के बाद हम साथ मिलकर मकबरे को ढूंढ सकते हैं। रितेश राजपूत की बात सुनकर नव्या ने सहमति में सिर हिलाया, क्योंकि वो जानती थी नक्शे की नीलामी वशिष्ठ नीलामी घर द्वारा की गई थी। पारुल वशिष्ठ की हिस्सा थी और वशिष्ठ की प्रॉपर्टी थी। क्योंकि उसे पारुल वशिष्ठ पसंद नहीं थी, इसलिए वो पारुल वशिष्ठ को इससे और पैसा कमाते देखना पसंद भी नहीं करेगी। नव्या ने धीमी आवाज में कहा, ठीक है रितेश राजपूत, मैं तुम्हें अधूरा नक्शा दे सकती हूँ और बदले में हम कब्र पर जाएंगे, साथ में खजाना ढूंढेंगे। उसकी आवाज इतनी धीमी थी जिसे केवल वो दोनों ही सुन सकते थे। अनामिका वशिष्ठ एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। फिर जल्दी से उसने अपने आपे से बाहर आकर बड़े ही उत्साह से कहा, 10 अरब! क्या कोई है जो इससे ज्यादा बोली लगाएगा? स्पष्ट रूप से उसने रितेश को भी पहचान लिया था, जिसके साथ वो कंपटीशन करने के मुकरता कोई और करेगा नहीं। अनामिका वशिष्ठ ने उत्साह से भरी आवाज में कहा, चूंकि अब किसी ने बोली नहीं लगाई, इसलिए मैं रिजल्ट घोषित करूंगी। ग्रैंड मास्टर के मकबरे का अधूरा नक्शा रितेश राजपूत को 10 अरब रुपए में बेच दिया गया है। उस दिन वशिष्ठ नीलामी घर में सबसे ऊंची बोली 10 अरब रुपए की थी। कीमत वॉक ऑन वाटर से 8 अरब रुपए अधिक थी। जैसे ही अंतिम वस्तु ग्रैंड मास्टर के मकबरे का अधूरा नक्शा बिक गया, नीलामी समाप्त हो गई। नीलामी खत्म होते ही लोग हॉल में जाने लगे। जब हेल किंग और इजू विदा हुए तो दोनों ने समर के डिब्बे की तरफ एक डरावनी नजर के साथ देखा। उनकी आंखों में खतरनाक किलिंग इंटेंट चमक रहा था। क्या करेंगे अब वो दोनों? क्या बाहर जाकर समर से लड़ाई करेंगे या नहीं? क्या समर अब उनको छोड़ेगा या नहीं? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी सीक्रेट घर जमाई के साथ। दोस्तों, कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें।